नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, आज हम समझने जा रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसलेशन का मतलब होता है mRNA से प्रोटीन का बनना। आरएनए से प्रोटीन का बनना, यही बच्चों कहलाता है ट्रांसलेशन। अब ये ट्रांसलेशन बैक्टीरिया में कहाँ होता है और यूकैरियोटिक सेल में कहाँ होता है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट में पहले हम ये समझे कि ये कहाँ कहाँ होता है। जो डिटेल मैकेनिज्म हम समझेंगे वो प्रोकैरियोट में समझाएंगे, लेकिन यूकैरियोट में क्या क्या स्पेशल पॉइंट्स होते हैं वो भी हम साथ साथ कवर करेंगे। दोनों में देखा जाए तो प्रोटीन का सिंथेसिस लगभग सेम ही होता है, प्रोसेस सेम होता है, थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंस होगा, वो भी हम साथ साथ यहाँ पे कवर करेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस की हम बात करें प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है। प्रोकैरियोट में तो आप जानते हैं कि बस साइटोप्लाज्म ही है, न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है। तो प्रोकैरियोट बैक्टीरिया के अंदर सारा काम साइटोप्लाज्म में होता है। ये बच्चों यहाँ पर आपको समझाने के लिए प्रोकैरियोटिक सेल बनाई। इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म है और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए है। ये डीएनए यहाँ पर इसका प्रेजेंट है, यहाँ पर जो ड्रॉ किया हुआ है ये डीएनए। अब इस डीएनए से यहाँ पर आरएनए बनता है और ये आरएनए बनना सब कुछ साइटोप्लाज्म ही होगा, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस तो है ही नहीं। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर डीएनए के साथ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होता है और यही आरएनए पॉलीमरेज, ये जो यहाँ बाइंड है, ये बच्चों आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज अब इस डीएनए से एमआरएनए बना रहा है। डीएनए से आरएनए का बनना, प्रोसेस का नाम ट्रांसक्रिप्शन। मतलब यहां पर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, मतलब ये आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। अब साथ ही साथ जब ये ट्रांसक्रिप्शन हो ही रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ट्रांसक्रिप्शन अभी चल ही रहा है, उसी टाइम यहां पर राइबोसोम बाइंड होते हैं और ये राइबोसोम बाइंड होकर प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर देते हैं। मतलब यहां पर आरएनए से प्रोटीन बनना शुरू हो गया और आरएनए से प्रोटीन का बनना, यही कहलाता है ट्रांसलेशन। यानी दोनों काम साथ साथ हो रहे, ट्रांसक्रिप्शन तो हो ही रहा है, साथ साथ ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो गया। तो प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक साथ साथ होते हैं। एक साथ साथ क्यों होते हैं? इसमें सबसे पहला रीजन, दोनों एक साथ इसलिए होते हैं क्योंकि प्रोकैरियोट के अंदर दोनों साथ साथ होते, कपल्ड होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट के अंदर जो एमआरएनए बना है उसमें किसी भी तरह की प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। प्रोसेसिंग से मतलब यह है कि इस एमआरएनए में इंट्रोन नहीं होते। प्रोकैरियोट के एमआरएनए में इंट्रोन नहीं होते। इंट्रोन नहीं है तो स्प्लाइसिंग का चक्कर नहीं है, और स्प्लाइसिंग का चक्कर नहीं है तो जैसे आरएनए बना उसी टाइम प्रोटीन बनना शुरू हो गया। तो सबसे मेन बात, यहां स्प्लाइसिंग का चक्कर नहीं था, तो जैसे आरएनए बनता है उसी टाइम यहां पर उस पर राइबोसोम जोड़ के प्रोटीन सिंथेसिस चालू कर देते। तो याद रखिएगा, प्रोकैरियोट में एमआरएनए को किसी भी तरह की डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग, किसी भी प्रोसेसिंग की यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरी खास बात, ये जो प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, दोनों सेम कंपार्टमेंट में होती है। अब बताओ सेम कंपार्टमेंट का मतलब क्या है? दोनों ही साइटोप्लाज्म में होती है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ट्रांसलेशन भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है, दोनों ही साइटोप्लाज्म में होता है, सेम कंपार्टमेंट में होता है। यहां पर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में किसी भी तरह का अलग अलग कंपार्टमेंटलाइजेशन यहां नहीं होता है। तो प्रोकैरियोट के अंदर देयर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया। दोनों में कोई सेपरेशन है ही नहीं, क्योंकि यहां पर केवल और केवल साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता ही नहीं। तो मेरा क्वेश्चन यहां पर क्या है, प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या साथ साथ होता है? यह साथ साथ होता है। बताओ साथ साथ क्यों होता है? उसका रीजन, एक तो यहां पे आरएनए में किसी भी तरह की प्रोसेसिंग नहीं होती है, और दूसरा सारा काम एक ही कंपार्टमेंट में होना है, और उस कंपार्टमेंट का नाम साइटोप्लाज्म। सब कुछ साइटोप्लाज्म में ही चलना है, इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को यहां साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सब कुछ एक कंपार्टमेंट में होगा। ये बात तो कहां हुई? प्रोकैरियोट्स में। तो क्वेश्चन आए, प्रोकैरियोट में प्रोटीन कहां बनते हैं? तो सिंपल सा आंसर, साइटोप्लाज्म में ही बनते हैं। लेकिन अब बात करते हैं यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो यूकैरियोट में प्रोटीन सिंथेसिस वहां होता है जहां जहां राइबोसोम है। राइबोसोम बच्चों आप लोग जानते हैं साइटोप्लाज्म में होते ही, फ्री राइबोसोम होते हैं, तो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनता है, साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट में बनता है और ईआर की सरफेस पे बनता है। यानी जहां जहां राइबोसोम होता है वहां वहां प्रोटीन बनता है। एक बात ये अच्छे से याद रखना, न्यूक्लियस में कभी भी प्रोटीन नहीं बनता। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, न्यूक्लियस में, यूकैरियोटिक सेल में, न्यूक्लियस में कभी भी प्रोटीन नहीं बनता। कभी प्रोटीन यहां बनता ही नहीं है। आपको समझाने के लिए ये बच्चों यहां पर यूकैरियोटिक सेल ड्रॉ की है। इसमें वेल डेवलप आपको न्यूक्लियस दिख रहा है। इस न्यूक्लियस के अंदर यहां डीएनए है। अब बच्चों इस डीएनए से यहां पर सबसे पहले बनता है एचएनआरएनए। अच्छा, एचएनआरएनए मतलब
हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। इस एचएनआरएनए में हम जानते हैं बच्चों एक्सोन तो होते ही है, साथ ही साथ इसमें इंट्रॉन्स भी होते हैं। एक्सोन के साथ साथ इसमें इंट्रॉन है। अब आप बताइए किसे हटाया जाए? इंट्रॉन्स को हटाते हैं। इंट्रॉन्स को हटाने की जो प्रोसेस होती है उसका नाम स्प्लाइसिंग। अब सबसे मेन क्वेश्चन, ये स्प्लाइसिंग कहां होगी? न्यूक्लियस के अंदर। हमने सीखा भी था पहले कि स्प्लाइसिंग का काम न्यूक्लियस में होगा, और स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन हटाएंगे। इंट्रॉन हटाएंगे तो केवल एक्सोन बचेंगे, यहां केवल एक्सोन बचेंगे, और अब जो आरएनए बनेगा एमआरएनए। साथ ही साथ यहां पर कैपिंग हो जाएगी और इधर यहां पर टेलिंग हो जाएगी, तो कैपिंग टेलिंग भी हो जाएगी। अब ये जो एमआरएनए बना, ये आरएनए प्रोटीन बनाएगा। लेकिन खास बात, ये आरएनए न्यूक्लियस में कभी प्रोटीन नहीं बनाता। अब ये आरएनए न्यूक्लियस से बाहर जाएगा, बाहर मतलब साइटोप्लाज्म में। ये न्यूक्लियस से बाहर निकला, साइटोप्लाज्म में गया, और साइटोप्लाज्म में जो एमआरएनए है, अब इसके ऊपर राइबोसोम जुड़ेंगे और फाइनली यहां पे प्रोटीन बनेगा। तो आप देखिए, क्या ये प्रोटीन न्यूक्लियस में बना? नहीं, न्यूक्लियस में कभी प्रोटीन नहीं बनता। बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, न्यूक्लियस में कभी प्रोटीन नहीं बनता। प्रोटीन का सिंथेसिस तो हमेशा कहां होता है? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म के अंदर यहां प्रोटीन बनते हैं। तो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, प्रोटीन का बनना तो हमेशा और हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है। अच्छा, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ये ऐसे ऑर्गेनल है, जैसे समझाने के लिए लिया माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम है, तो ये भी यहां प्रोटीन बना लेंगे। इसी तरह से मान लीजिए ये बच्चों ईआर है, ये ईआर है, ईआर की सरफेस पे ये राइबोसोम लगे हैं, तो ये एमआरएनए इस राइबोसोम के साथ जुड़ेगा, प्रोटीन बना लेगा, तो यहां प्रोटीन बन जाएगा। इसी तरह से ये प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट है, इनके अंदर भी राइबोसोम होते हैं, तो ये भी यहां प्रोटीन बना सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, क्लोरोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म में फ्री भी प्रोटीन का सिंथेसिस हो सकता है। मतलब बनेगा तो हमेशा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म इन ऑर्गेनल पे बन सकता है। लेकिन खास बात, न्यूक्लियस में कभी भी प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता। क्वेश्चन आएगा, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज इन न्यूक्लियस। हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियस में बनता है? नहीं, हिस्टोन प्रोटीन बनता तो हमेशा साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में नहीं बनता। बनता तो साइटोप्लाज्म में। हाँ, हिस्टोन प्रोटीन बनने के बाद हो सकता है वो न्यूक्लियस में चला जाए, अगर उसे पैकिंग करना है तो वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। यानी बनेंगे तो हमेशा साइटोप्लाज्म में, बनने के बाद ये न्यूक्लियर पोर से साइटोप्लाज्म में जा बनने के बाद न्यूक्लियर पोर से साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जा सकते हैं। जो बात यहां पर समझाई, क्लियर हुई सबको अच्छे से? तो ये तो फिक्स हो गया कि प्रोटीन कहां बनना है। तो सिंपल सी कहानी, प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, प्रोटीन बनेगा तो हमेशा साइटोप्लाज्म में। अब बच्चों हम ट्रांसलेशन को और अच्छे से डिटेल में समझे। ट्रांसलेशन का मतलब है प्रोटीन बनाना। आप सभी जानते हैं प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने होते हैं। ये अमाइनो एसिड की तो पॉलीमर है। प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर टोटल 3 स्टेप काम में लेते हैं। पहली स्टेप आती है, जो अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड होते हैं उन अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन किया जाए। पहला काम अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन करना। सेकंड फंक्शन आएगा, मतलब सेकंड वर्क जो आएगा, उन अमाइनो एसिड को पर्टिकुलर टीआरएनए के साथ लोड करना, लोडिंग करना। और लास्ट में थर्ड में आता है ट्रांसलेशन, जिसमें अल्टीमेटली प्रोटीन बनाया जाता है। तो यहां पर टोटल 3 स्टेप की प्रोसेस है, 3 स्टेप का काम है। इन 3 स्टेप में सबसे पहली स्टेप आती है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। बहुत ध्यान से समझना, पहला काम अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन। अच्छा, एक्टिवेशन से क्या मतलब है? एक्टिवेशन से मतलब होता है कि अमाइनो एसिड के साथ एटीपी को जोड़ा जाए, एक्टिव किया जाए, मतलब उनके साथ एटीपी अटैच करे। सेल में अगर किसी को भी एक्टिव करना है तो बढ़िया है कि एनर्जी लगा दो, उसके साथ एनर्जी लगा दो। और यहां पर एनर्जी का सोर्स आप जानते हैं एटीपी है। तो ये जो अमाइनो एसिड है, अगर इसे एक्टिव करना है तो इसके साथ क्या लगा देंगे? एटीपी। तो इसके साथ यहां पर एटीपी लगा दिया, मतलब एनर्जी लगा दी। अगर किसी को एनर्जी मिलेगी तो वो तो एक्टिव हो ही जाएगा, तो यहां पर इसके साथ एनर्जी लगाते हैं। और ये एनर्जी लगाने का काम एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। यहां जो एंजाइम यूज किया जाता है उसका एग्जैक्ट नेम अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज, या इसे अमीनो असाइल सिंथेटेज भी कह सकते हैं। यह नाम पहले भी आया है। जब हम टीआरएनए समझ रहे थे तो टीआरएनए का याद करो, डीएचयू लोप, इसे एंजाइम को तो पहचानता था। तो ये वही एंजाइम अमीनो असाइल सिंथेटेज या अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज होता है। अच्छा, एटीपी की स्ट्रक्चर आप जानते हैं। एटीपी में एडेनिन होता है, शुगर होती, और कितने फॉस्फेट? 3 फॉस्फेट। ये बच्चों यहां एटीपी है, इसमें एडेनिन है, राइबोस शुगर है और 3 फॉस्फेट है। अब ये एटीपी के साथ बाइंडिंग करता है। अमीनो एसिड एंजाइम की प्रेजेंस में एटीपी के साथ बाइंडिंग करेगा। बाइंडिंग करते टाइम इस अमीनो एसिड का यहां पर जो OH वाला पार्ट होता है, OH,
OH का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस फॉस्फेट के साथ यहां बॉन्डिंग करते हैं। ये बच्चों यहां पर कुछ इस तरह से बॉन्डिंग करेगा। जैसे ही यहां पर बॉन्डिंग होगी, दो फॉस्फेट जो आपको दिखाई दे रहे हो PP, ये पायरोफॉस्फेट यहां से रिलीज हो जाएंगे, ये यहां से रिलीज हो जाएंगे, जो एनर्जी देने में काम आएंगे। अब बताओ, अमीनो एसिड के साथ ये पार्ट जुड़ा, इस पार्ट में कितने फॉस्फेट है? एक ही फॉस्फेट है, और एक फॉस्फेट है तो इसे हम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहेंगे, मतलब AMP कहेंगे। तो अमाइनो एसिड के साथ अब एग्जैक्टली AMP बाइंड हो गया, किसकी प्रेजेंस में? एंजाइम की प्रेजेंस में। तो यहां पर अमीनो असाइल, AMP और एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स बन गया। इन अमाइनो एसिड को अब अमीनो असाइल कह देते हैं, क्योंकि यहां से इसका OH पार्ट रिलीज होता है, और OH रिलीज हो जाता है तो इसको अमाइनो एसिड के बजाय अमाइनो असाइल कहा जाता है। तो अमीनो असाइल AMP एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बना, और ये जो पूरा होल कॉम्प्लेक्स है, इसी होल कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड इसको कहते हैं। ये बात हमेशा याद रखो बच्चों, कभी भी अमाइनो एसिड को एक्टिव करना है तो एक ATP का खर्चा होगा। ऐसा करके सेल में जितने भी अमाइनो एसिड है सबको एक्टिव करते हैं। मतलब ग्लाइसिन को भी इसी तरह से ATP लगा के एक्टिव करेंगे, मिथियोनिन, एलेनिन, फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, जितने भी अमाइनो एसिड है सबको ऐसे ATP लगा के एक्टिव करेंगे। एक अमाइनो एसिड के लिए एक ATP का खर्चा तो होगा ही होगा, तो उसको एक्टिव करने के लिए एक न एक ATP तो लगेगी। बात समझ में? तो पहला काम हो गया, अमाइनो एसिड को एक्टिव कर दिया। कैसे किया समझ में आया? एक्टिव करने के लिए ATP लगाया, एंजाइम की प्रेजेंस में काम हुआ, तो ये कॉम्प्लेक्स बना, और इसी कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड कह देते हैं। अब ये जो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड है, इनमें से जो अमाइनो एसिड वाला पार्ट है, अब ये tRNA के साथ लोड किया जाता है। तो अब यहां आती है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप आती है चार्जिंग या लोडिंग ऑफ tRNA। लोडिंग ऑफ tRNA से मतलब होता है tRNA के साथ अमाइनो एसिड को लोड करना, अटैच करना। tRNA के साथ अमाइनो एसिड को अटैच करना, इसी को हम चार्जिंग या लोडिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये बच्चों tRNA है, तो इसके साथ ऐसे अमाइनो एसिड को जोड़ना है। tRNA के साथ अमाइनो एसिड को जोड़ना, इसी को हम चार्जिंग या लोडिंग ऑफ tRNA कह सकते हैं। ये बच्चों आपको समझाने के लिए tRNA बनाया। इस tRNA के अंदर आप जानते हैं 3 डेज एंड होता है, और यहीं पे तो अमाइनो एसिड जुड़ेंगे। इसके अंदर बच्चों एक स्पेशल लूप होता है जिसको हम कहते हैं DHU लूप। अब बच्चों होगा क्या, ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स था, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इस tRNA के पास पहुंचेगा। ये बच्चों कॉम्प्लेक्स ये tRNA के पास पहुंचा, इसमें वही अमीनो असाइल, AMP और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स था। अब आप लोग सभी जानते हैं DHU लूप का फंक्शन। अगर इस अमाइनो एसिड को 3 डेज एंड पे बाइंड करना है, यहां पर ये बच्चों इसका जो 3 डेज एंड है, इस 3 डेज एंड पे अगर बाइंड करना है तो बाइंड करने से पहले इसकी पहचान करानी पड़ती है। और याद करिए, पहचान करने वाला लूप, एंजाइम को पहचानने वाला लूप कौन सा था? DHU लूप। तो DHU लूप अमाइनो एसिड से मतलब नहीं रखेगा, किससे मतलब रखता है? इस एंजाइम से, अमाइनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम से। अच्छा, जैसे DHU लूप ने इस एंजाइम को पहचाना, जैसे इन दोनों की पहचान हुई, अब ये अमाइनो एसिड इसके 3 डेज एंड पर आकर बाइंड होगा। यहां पे बच्चों अब आप देखोगे ये tRNA है, तो ये अमाइनो एसिड आकर यहां पर इसके साथ ऐसे ये बाइंड हो जाएगा, तो अमाइनो एसिड यहां बाइंड हो गया। अच्छा, ये अमाइनो एसिड गया इसके 3 डेज एंड पर यहां पर आकर बाइंड हो गया। जैसे अमाइनो एसिड यहां पर बाइंड होगा, अब tRNA के साथ अमाइनो एसिड जुड़ चुका है, तो ऐसे tRNA को अब हम कह देंगे चार्ज tRNA। क्या नाम देंगे बच्चों? चार्ज। चार्ज कहें या इसको आप लोडेड tRNA भी कह सकते हैं। लोडेड का मतलब tRNA के साथ अमाइनो एसिड को लोड कर दिया, अटैच कर दिया, तो इसे हम चार्ज tRNA भी कह सकते हैं, या इसे हम लोडेड tRNA भी कह सकते हैं। तो इसे हम चार्ज या लोडेड tRNA कहेंगे। बात समझ में? अब यहां से आप देखो, अमाइनो एसिड तो इसके साथ यहां जुड़ गया, तो बाकी जो बच्चा पार्ट है AMP एंजाइम, यहां से वो रिलीज हो जाएंगे। तो ये एंजाइम और AMP वाला पार्ट यहां से रिलीज हो जाएगा। तो ये आती है इसकी सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या किया बच्चों? चार्जिंग या लोडिंग ऑफ tRNA किया। कैसे किया एक बार फिर सुन लेना। tRNA के साथ अमाइनो एसिड को बाइंड करना था, ये कॉम्प्लेक्स उठ के यहां आया। DHU लूप ने एंजाइम को पहचाना, अगर इनकी पहचान होगी तो ये अमाइनो एसिड इसके 3 डेज एंड पर बाइंड हो जाएगा। जैसे ये इसके 3 डेज एंड पर बाइंड होगा, एंजाइम AMP अलग हो जाएंगे, और ऐसे tRNA को आप कहेंगे चार्ज्ड tRNA। आगे मैं कभी भी ऐसे वर्ड बोलता हूं, चार्ज्ड tRNA या लोडेड tRNA, समझ जाओगे। चार्ज या लोडेड tRNA का मतलब होता है tRNA के साथ अमाइनो एसिड को बाइंड कर देना, लोड कर देना,
इसी को हम लोडिंग या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहते हैं। बात समझ में? तो अभी तक 2 स्टेप हो गई, अमाइनो एसिड एक्टिव हो गए और टीआरएनए के साथ उनको लोड कर दिया, और जितने भी टीआरएनए होते हैं सबके साथ एक एक अमाइनो एसिड को लोड करते हैं। क्लियर बच्चों इतना? अभी तक हमने ट्रांसलेशन की 2 स्टेप समझी है। इन 2 स्टेप में पहली स्टेप हमने समझी थी पहली स्टेप हमने समझी थी एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, एंड सेकंड स्टेप आती है चार्जिंग या लोडिंग ऑफ टीआरएनए। उसमें हमने अमाइनो एसिड को एक्टिव करने के लिए एटीपी लगाया था, फिर एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना था, उसी एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड को पर्टिकुलर टीआरएनए के साथ लोड कर दिया। ये काम हो चुका है। अब इसी में ही इसकी थर्ड स्टेप आती है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ये बच्चों 3 स्टेप प्रोसेस होती है। ट्रांसलेशन का एग्जैक्ट मतलब यही होता है एमआरएनए से फाइनली प्रोटीन बनना। आरएनए से अगर प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है तो इसी को हम कहेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब एमआरएनए से प्रोटीन। एमआरएनए से लिखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि मैसेज तो अल्टीमेटली एमआरएनए के पास ही होता है। अब ये जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इन 3 पार्ट में सबसे पहला पार्ट आता है इनिशिएशन, सेकंड पार्ट आता है इलोंगेशन और थर्ड पार्ट आता है टर्मिनेशन। इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन के अंदर हम जो भी रिक्वायर्ड चीजें उनका एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एक इनिशिएशन करेंगे, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इलोंगेशन में लंबी चेन बनाते जाते हैं और टर्मिनेशन में चेन बनना बंद हो जाता है। इन्हीं को अब हम डिटेल में समझेंगे। पहला पार्ट लेते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट की बात करें, प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एमआरएनए। बिना एमआरएनए के काम चल ही नहीं सकता क्योंकि प्रोटीन बनाने का अल्टीमेटली मैसेज तो एमआरएनए के पास ही होता है। तो पहली रिक्वायरमेंट एमआरएनए चाहिए। सेकंड, चार्ज टीआरएनए चाहिए। चार्ज टीआरएनए या लोडेड टीआरएनए चाहिए, मतलब टीआरएनए के साथ अमाइनो एसिड को लोड किया हुआ है। चार्ज लिखा है मतलब समझ जाना चाहिए। अच्छा, फिर यहां पे रिक्वायरमेंट होती है 30S एंड 50S सबयूनिट ऑफ राइबोसोम। बिना राइबोसोम के भी प्रोटीन नहीं बनता, तो राइबोसोम की 30 और 50 सबयूनिट होनी चाहिए। इसके अलावा यहां पर रिक्वायरमेंट होती है जीटीपी की। बहुत अच्छे से याद रखना, एक्टिवेशन में एटीपी का खर्चा होता है, लेकिन अब जो प्रोसेस हो रही है इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन की जो प्रोसेस होगी, इन तीनों ही प्रोसेस में आप देखना बच्चों जीटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। कहां जीटीपी लगता है इसको आगे हम समझेंगे। भी यहां पे अगली रिक्वायरमेंट होती है मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम का होना भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि राइबोसोम की दोनों यूनिट को अटैच करने का काम, 50 और 30 को अटैच करने का काम मैग्नीशियम आयन ही कराता है। इसके अलावा यहां रिक्वायरमेंट होती है इनिशिएशन फैक्टर्स की। अगर बच्चों हम इनिशिएशन की प्रोसेस समझ रहे तो इसमें इनिशिएशन फैक्टर्स काम आते हैं। जब हम इलोंगेशन समझेंगे, इलोंगेशन में इलोंगेशन फैक्टर्स काम आएंगे। तो बताओ टर्मिनेशन में, टर्मिनेशन फैक्टर जैसा कुछ नहीं होता है, यहां पर रिलीज फैक्टर आते हैं। तो रिलीजिंग फैक्टर आते हैं जो टर्मिनेशन की प्रोसेस में चेन को रिलीज कराते हैं। क्यों कहते हैं रिलीजिंग फैक्टर, उसको भी सीखेंगे। अभी इतना ध्यान रखो, यहां जो रिक्वायरमेंट आती है, रिक्वायरमेंट में एमआरएनए चाहिए, चार्ज टीआरएनए चाहिए, राइबोसोम की दोनों यूनिट चाहिए, जीटीपी चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए और इनिशिएशन फैक्टर्स चाहिए। ये इनिशिएशन फैक्टर्स एक तरह से छोटे छोटे प्रोटीन ही होते हैं, ये प्रोटीन नहीं होते। ये इनिशिएशन फैक्टर प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो यहां 3 फैक्टर्स होते हैं। इन 3 फैक्टर में पहला आता है IF1। IF का मतलब इनिशिएशन फैक्टर 1, फिर इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3। तो यहां ऐसे कितने फैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं? 3, IF1, IF2 और IF3। लेकिन अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं तो यूकैरियोट में से 10 फैक्टर्स चाहिए होते हैं। उन 10 फैक्टर्स को ऐसे लिखा जाता है EIF। ई का मतलब होता है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर, फिर यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1, 2, इस तरह से 10 होते हैं। तो प्रोकैरियोट में से 3 फैक्टर्स चाहिए, यूकैरियोट में से 10 फैक्टर्स चाहिए। बात आती है इस इनिशिएशन का मतलब क्या है। इनिशिएशन का मतलब होता है ये जितनी भी रिक्वायर्ड चीजें आपको बताइए, ये रिक्वायर्ड चीजें जितनी भी है, इन सबको आपस में असेंबल करके इनका एक कॉम्प्लेक्स तैयार करना। सबको असेंबल करके कॉम्प्लेक्स तैयार करना, वही इनिशिएशन कहलाता है। जैसे इसको आप ऐसे समझिए, ये बच्चों आपको समझाने के लिए यहां पर सेल को ड्रॉ कर दिया। ये सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक किसी को भी लीजिए, ये एक सेल है। अब इस सेल के साइटोप्लाज्म में ये एमआरएनए है, ये एमआरएनए है। यहां पर राइबोसोम की, यहां पे बच्चों आप देखोगे तो ये राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट सिखाने के लिए लिया कि ये 30S है, ये यहां पर ऐसे 50S है और ये टीआरएनए है, ये टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए। ये सारी चीजें आप देखिए बच्चों इस साइटोप्लाज्म में ऐसे स्कैटर्ड है, बिखरी बिखरी। अब यहां पर कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स बनाने का काम ये होता है
इनिशिएशन का मतलब यह है कि इन सबको आपस में अटैच कर एक कॉम्प्लेक्स बनाना, यही इनिशिएशन है। एक बार फिर समझना, ये जितनी भी पार्ट आपको दिखाई दे रहे सबको आपस में असेंबल कर एक कॉम्प्लेक्स तैयार करना, वो इनिशिएशन है। इनिशिएशन को जब हम डिटेल में समझेंगे तो आपको यही समझाएंगे कि सबसे पहले mRNA पर ये राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट मतलब 30S आकर बाइंड होगी, फिर यहां पर ये जो चार्ज tRNA आता है ये आकर बाइंड होगा, फिर ये राइबोसोम की यहां पर लार्जर सब यूनिट आकर ऐसे यहां पर ये बाइंड हो जाती है। अच्छा, इन सब का ऐसे आपस में अटैच हो जाना ये कहलाता है इनिशिएशन। अच्छा, अब यहां पर इनिशिएशन का मतलब सबको जोड़कर, इन सबको ऐसे जोड़कर ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाना, ये इनिशिएशन है। अब यहां पर ऐसे अगर लंबी लंबी चेन बनाते जाए, ऐसे चेन बनाते जाए, तो लंबी चेन का बनना ये इलोंगेशन होगा, और जहां ये चेन बनना बंद हो जाएगी वो टर्मिनेशन हो जाएगा। तीनों का मीनिंग समझ में आया? इनिशिएशन का मतलब सबको असेंबल करके कॉम्प्लेक्स बनाना, ये इनिशिएशन। लंबी चेन बनती जाए तो इलोंगेशन, और चेन बनना रुक जाए तो समझ जाना उसको कहेंगे टर्मिनेशन। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन सिंथेसिस थोड़ा सा टिपिकल पार्ट होता है, तो बहुत ध्यान से बच्चों इसको सीखिएगा। एक एक करके सबको समझते हैं। पहले हम इनिशिएशन की बातें करते हैं। इनिशिएशन के अंदर बच्चों ये सबसे पहले आपको समझाने के लिए mRNA लिया। इस mRNA में स्टार्टिंग कोडोन आप जानते हैं AUG, ये तो अब याद होना ही चाहिए। स्टार्टिंग कोडोन कौन सा था? AUG। इस AUG से अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं, इस डायरेक्शन में, तो ये अप स्ट्रीम हो गया, डाउन स्ट्रीम। अच्छा, इधर आए तो अप स्ट्रीम, बाद में आए तो डाउन स्ट्रीम। तो इसके अप स्ट्रीम यहां पर एक स्पेशल सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, और यह सीक्वेंस कहलाती है शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस, जिसको शॉर्ट में SD सीक्वेंस कहा जाता है। अच्छा, ये SD सीक्वेंस कहां है एक बार फिर समझना। स्टार्टिंग कोडोन से अप स्ट्रीम, मैं इस स्टार्टिंग कोडोन से यहां पर 4 to 12 नाइट्रोजन बेस अप स्ट्रीम गया, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस देखने को मिली, और इसी सीक्वेंस को शाइन-डेलगार्नो कहते हैं। एक बार फिर समझ देना, स्टार्टिंग कोडोन से 4 से लेकर 12 नाइट्रोजन बेस, ऐसे 4 to 12 नाइट्रोजन बेस अप स्ट्रीम जाने पर यह एक सीक्वेंस देखने को मिलती है। इसी सीक्वेंस को हम शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस कहते हैं, और शाइन-डेलगार्नो का मिलना ये mRNA का फीचर है, ये mRNA पे होता है। अब इसी शाइन-डेलगार्नो की हेल्प से यहां पर सबसे पहले अटैच किया जाता है राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट, यानी यहां पर सबसे पहला काम होता है अटैचमेंट ऑफ स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट को अटैच करेंगे, यह पहला काम होता है। इनिशिएशन में फर्स्ट काम यही है। अच्छा, स्मॉलर सब यूनिट कौन सी होती है? 30S। तो उस 30S को यहां पर अब बाइंड करेंगे। ये बच्चों यहां पर शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस थी, इसके पास यहां पर ये 30S सब यूनिट आकर बाइंड हो जाती है, ये 30S सब यूनिट आकर यहां पर बाइंड हो गई। अब बात आती है 30S यहां पर कैसे बाइंड हो गई। तो 30S को यहां बाइंड करने के लिए इस 30S सब यूनिट के अंदर स्पेशल rRNA प्रेजेंट होता है, जो कि होता है 16S rRNA। जब हम राइबोसोम पढ़ रहे थे, राइबोसोम मतलब rRNA जब हम पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने सीखा था कि राइबोसोम की 30S यूनिट के अंदर 16S rRNA मिलता है। अब 16S rRNA की खास बात यह होती है कि इस पर इस शाइन-डेलगार्नो का कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट यहां मिलता है। यहां पर जो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट को एंटी शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस कहते हैं। बहुत ध्यान सीखिएगा, शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस ये SD सीक्वेंस तो mRNA के पास है, और एंटी SD सीक्वेंस, एंटी शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस 16S rRNA के पास होती है। और यहां पर जो सीक्वेंस होती है ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कॉम्प्लीमेंट्री से मतलब क्या है? यहां पर अगर एडिनिन है, यहां अगर एडिनिन है तो यहां पर बच्चों उसका कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, और यहां मिल जाएगा यूरेसिल। इसी तरह से यहां पर अगर ग्वानिन है तो यहां पर उसका कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, और यहां आ जाएगा साइटोसिन। अब बताओ, ये एक दूसरे की क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये दोनों आपस में अटैच होंगे, ये आपस में से अटैच होंगे, और जैसे शाइन-डेलगार्नो एंटी शाइन-डेलगार्नो आपस में अटैच होंगे, mRNA के साथ राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट को बाइंड कर देंगे। ये जो बातें मैं आपको समझा रहा हूं, ये सब कुछ हम प्रोकैरियोट में समझ रहे हैं। तो प्रोकैरियोट के mRNA पर शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस होती है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट एंटी शाइन-डेलगार्नो होता है जो 16S rRNA पर है, और ये दोनों आपस में बाइंड अप हो जाते हैं। जैसे ये दोनों बाइंड हुए तो यहां देखो mRNA और 30S राइबोसोम का कॉम्प्लेक्स बना, तो यहां एक कॉम्प्लेक्स बन गया, इसका नाम 30S mRNA कॉम्प्लेक्स बना। 30S mRNA का कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया।
ये तो बच्चों पहली स्टेप आती है। इनिशिएशन में पहला काम क्या होता है, स्मॉलर सब यूनिट को अटैच करते हैं। अच्छा, जब ये अटैच हो गया तो उसके बाद इसी में ही अब सेकंड पार्ट आता है, अटैचमेंट ऑफ फर्स्ट चार्ज टीआरएनए। अब हम टीआरएनए को जोड़ेंगे, पहले 30s को जोड़ दिया, अब एमआरएनए के ऊपर टीआरएनए को जोड़ेंगे। यहां पर फर्स्ट चार्ज टीआरएनए को जब जोड़ा जाएगा तो इसको जोड़ने में हेल्प करता है IF2। IF2 का मतलब इनिशिएशन फैक्टर 2, और इसमें हेल्प करेगा GTP। मान लीजिए बच्चों ये सबसे फर्स्ट टीआरएनए है जिसको नाम दिया इनिशिएटर टीआरएनए। अच्छा, प्रोकैरियोट में AUG सबसे को आना चाहिए। प्रोकैरियोट में AUG जब स्टार्ट करता है किसको कोड करता है? AUG स्टार्टिंग में जिसको कोड करता है, नाम बताइए बच्चों, N फॉर्माइल मिथियोनिन। मतलब ये जो अमाइनो एसिड है एग्जैक्टली N फॉर्माइल मिथियोनिन है, और ये N फॉर्माइल मिथियोनिन वाला जो टीआरएनए है ये आकर अब यहां पर बाइंड करेगा। बात आती है इस टीआरएनए को यहां पर लाएगा कौन? तो इस टीआरएनए को यहां लाने में हेल्प करते हैं इनिशिएशन फैक्टर 2 एंड GTP। तो इनिशिएशन फैक्टर 2 और GTP के हेल्प से ये टीआरएनए आकर यहां बाइंड होगा, और जैसे ये टीआरएनए यहां पर आकर बाइंड हुआ, अब एक कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया। और ये बाइंड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये कोडोन है, ये एंटी कोडोन है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री आसानी से जुड़ जाते हैं। इसको लाने में IF2 GTP ने हेल्प की, और फिर ये कोडोन एंटी कोडोन आपस में बाइंड अप कर जाते हैं। अब ये ध्यान रखना, जब भी टीआरएनए आता है, बात को सुनना सभी अच्छे से, जब भी नया टीआरएनए आता है हमेशा GTP का खर्चा होगा ही होगा। आगे की जो इलोंगेशन की प्रोसेस है वहां भी ध्यान रखना है, जब भी टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके आएगा GTP का खर्चा तो होगा ही होगा। हां, इसको एक्टिव करते टाइम किसका खर्चा हुआ था? ATP का। ATP खर्च तो इसको एक्टिवेशन में कर दिया था, अब इसको लाने में यहां पर GTP का खर्चा होता है। अब यहां पर इस पूरे कॉम्प्लेक्स में आप देखोगे तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर 30S यूनिट आ चुकी है, mRNA भी आ चुका है, और पहला वाला टीआरएनए भी आके बाइंड हो चुका है। अच्छा, तो यहां पर इन सबका एक कॉम्प्लेक्स बना, 30S राइबोसोम, mRNA, टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बना। अच्छा, इस टीआरएनए पर जो अमाइनो एसिड होगा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं वो अमाइनो एसिड कौन है? तो यहां जो अमाइनो एसिड होगा वो एग्जैक्टली कौन होगा? N फॉर्माइल मिथियोनिन। क्योंकि प्रोकैरियोट में AUG स्टार्ट करते टाइम N फॉर्माइल मिथियोनिन को कोड करता है। अभी तक हमने mRNA के साथ स्मॉलर को जोड़ दिया, टीआरएनए को जोड़ दिया, अब यहां पर एक पार्ट और बचा है, कौन सा? राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट। तो यहां फाइनली अब राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट को बाइंड किया जाता है। राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट को कैसे बाइंड करते हैं उसको समझते हैं। ये बच्चों यहां पर अभी तक हमने 30S mRNA टीआरएनए का कॉम्प्लेक्स बनाया था। अब यहां पर अटैचमेंट किया जाता है लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, जो कि होता है 50S बाय मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम +2 की हेल्प से इसको बाइंड करते हैं। यहां पर आपको समझाने के लिए ये बच्चों राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट बनाई है। इस लार्जर सब यूनिट को ध्यान से देखोगे तो इसमें A साइट, P साइट और E साइट आपको नजर आ रही होगी। तो राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट में से APE साइट होती है। यहां पर ये जो A है, इस A का एग्जैक्ट मतलब होता है अमीनो असाइल साइट। A फॉर अमीनो असाइल, क्योंकि आगे के इलोंगेशन में जो अमाइनो एसिड आएंगे सब यहीं पे आते हैं। P का मतलब होता है पेप्टाइडल साइट, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में रोल रखेगी, तो ये पेप्टाइडल साइट होती है। E से टीआरएनए बाहर निकलता है तो इसीलिए इसको कहा जाता है एग्जिट साइट। तो यहां 3 साइट है, A फॉर अमीनो असाइल, P फॉर पेप्टाइडल, E फॉर एग्जिट साइट। अच्छा, और ये सब किसके अंदर है? 50S। अब इस 50S राइबोसोम को उठा के यहां पर फिट करना है, इसको उठा के इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर फिट करना है। बात आती है कैसे फिट करें। जब इसको फिट करना है तो बहुत ही तरीके से, इस तरीके से फिट करना है कि ये जो P साइट आपको दिखाई दे रही है, बहुत ध्यान सुनना, जो P साइट दिख रही है ये इस पहले वाले टीआरएनए पर जुड़े, P साइट पहले वाले पे जुड़े, तो ये यहां पर टीआरएनए आता है और यहां पर आकर बाइंड हो जाता है। अच्छा, जब ये टीआरएनए आकर यहां बाइंड होगा तो आप देख रहे हैं P साइट पर पहला वाला टीआरएनए, A अभी खाली है, कोई बात नहीं, पहला वाला P पर आकर जुड़ा, तो पहला वाला जो टीआरएनए था कौन सी साइट पे होना चाहिए? P साइट पे होना चाहिए। अब आप देखो mRNA भी आ गया, 30S भी आ गई, 50S भी आ गया, टीआरएनए भी आ गया, सबको आपस में जोड़ दिया। सबको आपस में जोड़ दिया मतलब इन सबका यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बन चुका है, और इसी कॉम्प्लेक्स को हम कह सकते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। मतलब एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स यहां पर तैयार हो गया। ये इनिशिएशन की टोटल प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को अगर हम समराइज करें तो बहुत आसान काम है। mRNA पर
सबसे पहले स्मॉलर को बाइंड करना है, ध्यान से mRNA पर सबसे पहले स्मॉलर को बाइंड करेंगे, फिर tRNA को बाइंड करेंगे और लास्ट में इस राइबोसोम को बाइंड करेंगे, लार्जर सबयूनिट को। mRNA फिर tRNA फिर लार्जर को बाइंड करके ये कॉम्प्लेक्स तैयार कर देते हैं। जो बातें यहां इनिशिएशन में समझाई, ये बातें सबको बच्चे से याद रखना है, अच्छे से याद रखना है। और इस तरह के डायग्राम भी आप लोगों को आना चाहिए कि कैसे कैसे प्रोसेस चली। बहुत सिंपल, पहले स्मॉलर बाइंड करो, फिर tRNA बाइंड करो और फिर लार्जर को बाइंड करके ये कॉम्प्लेक्स तैयार कर सकते हैं। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स बना इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला वाला tRNA कहां पर बाइंड होता है? तो फर्स्ट tRNA हमेशा याद रखना P पर बाइंड होता है। इनिशिएशन में A हमेशा खाली रहेगा, बात समझ में आई? और राइबोसोम की दोनों सबयूनिट को आपस में अटैच करना है, कौन सा आयन हेल्प करता है? मैग्नीशियम। तो यहां पर ये मैग्नीशियम आयन जो होता है इन दोनों को आपस में बाइंड अप करने में हेल्प करता है। क्लियर? ये जितनी भी बातें मैं आपको सिखा रहा हूं ये सब कुछ प्रोकैरियोट्स में होती है। तो बात आती है फिर यूकैरियोट में क्या होगा। यूकैरियोट में इस तरह की जो शाइन डेल्गानो सीक्वेंस हमने सीखी थी वो नहीं होती है। यहां प्रोसेस थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बाकी बातें तो सेम है, बस हल्का सा डिफरेंस आता है। तो हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स में यहां पर शाइन डेल्गानो सीक्वेंस है ही नहीं, यहां पर स्मॉलर सबयूनिट को बाइंड करने में इस 7mg कैप का रोल होता है। इस 7mg कैप की हेल्प से ही यहां पर राइबोसोम की पहले स्मॉलर सबयूनिट यानी 40s आकर बाइंड होती है। यहां 30 नहीं, यहां पर 40s, क्योंकि 80s राइबोसोम है। अच्छा, 40s बाइंड होगी, इसके अंदर ये स्पेशल rRNA मिलता है जो कि होता है 18S rRNA। इस 18S rRNA पर इस 7mg का कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होता है जिससे ये जुड़ता है, मतलब 7mg इसको यहां पर बाइंड करने में हेल्प करता है। अच्छा, जैसे ये यहां पर बाइंड होगा, अब बताओ स्मॉलर बाइंड हो गया, अब क्या बाइंड करें? हाँ, अब बाइंड करेंगे पहला tRNA, तो यहां पर ये फर्स्ट tRNA आके बाइंड हो जाएगा। इस tRNA पर अब बताना अमाइनो एसिड मिथियोनिन होगा या एन फॉर्माइल मिथियोनिन। यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, हाँ यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो आएगा ये पहला अमाइनो एसिड कौन सा होगा? मिथियोनिन। एन फॉर्माइल मिथियोनिन का मिलना तो प्रोकैरियोट्स का फीचर है, बात समझ में? अब बताओ क्या होगा? स्मॉलर जुड़ गई, tRNA जुड़ गया, अब क्या जोड़ेंगे? तो लास्ट में आके फिर ये लार्जर सबयूनिट को आकर बिठा देते हैं। और कैसे बिठाया कि ये पहला वाला tRNA P साइड पे होना चाहिए, A अभी खाली होना चाहिए, और इन सबको जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स बनाना, ये इनिशिएशन हो गया। तो इनिशिएशन की प्रोसेस कैसे होती है, समझ में आया बेटे? बस ये ध्यान रखना, यूकैरियोट में शाइन डेल्गानो सीक्वेंस नहीं होती, तो यहां पे वो काम 7mg कैप करता है। मतलब जो काम प्रोकैरियोट में शाइन डेल्गानो ने किया, यूकैरियोट में वही फंक्शन 7mg कैप ने किया। अभी तक हमने इन सबको जोड़कर कॉम्प्लेक्स बनाया, तो ये प्रोसेस कहलाती है इनिशिएशन। अब आगे की प्रोसेस हम समझेंगे जो होगी इलोंगेशन। यहां बच्चों नेक्स्ट प्रोसेस अब हम समझने जा रहे हैं, और वो नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगी इलोंगेशन। इलोंगेशन करने के लिए इलोंगेशन फैक्टर्स काम आते हैं। इलोंगेशन की प्रोसेस में इलोंगेशन फैक्टर्स काम आते हैं। ये इलोंगेशन फैक्टर्स प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंट है। प्रोकैरियोट में इलोंगेशन फैक्टर्स की बात करें तो 3 होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में 2 होते हैं। प्रोकैरियोट के 3 इलोंगेशन फैक्टर्स है। यहां पर पहला आता है EFTU। EF का मतलब समझ में आता है? E का मतलब इलोंगेशन, F का मतलब फैक्टर, T का मतलब होता है टेम्परेचर, और U का मतलब अनस्टेबल। तो EFTU का फुल फॉर्म इलोंगेशन फैक्टर टेम्परेचर अनस्टेबल। इसी तरह से इलोंगेशन फैक्टर टेम्परेचर स्टेबल TS। G का यहां फुल फॉर्म नहीं होता है, तो इसको इलोंगेशन फैक्टर G के नाम से जानते हैं। तो 3 इलोंगेशन फैक्टर्स होते हैं, TU, TS और G। अच्छा, यूकैरियोट्स की बात करें तो यहां पर 2 है, इसमें ऐसे लिखेंगे EEF1। E का मतलब यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1, यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2। तो प्रोकैरियोट में तो यहां 3 ही है, जबकि यूकैरियोट में यहां ओनली 2 होंगे। अच्छा, अब यहां पर यह प्रोसेस कैसे होती है, इस प्रोसेस को अब आपको यहां पर समझाते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। अभी तक हमने जो इनिशिएशन में कॉम्प्लेक्स बनाया था वो कॉम्प्लेक्स ये था। उस कॉम्प्लेक्स में हमने mRNA, 30S, tRNA, 50S इन सबको जोड़ दिया, ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स था। मुझे बताओ पहला वाला कहां जुड़ा है? P पर। इलोंगेशन की प्रोसेस बहुत सिंपल है, एक बार बस दिमाग में आनी चाहिए कि हो क्या रहा है। एक बार बहुत ध्यान से इसको समझो आप। पहला वाला हमेशा P पर जुड़ता है। अब बच्चों यहां पर अभी आप देखो A खाली है। इलोंगेशन की प्रोसेस में नया tRNA हमेशा A पर आके जुड़ेगा, नया हमेशा A पर आके जुड़ेगा। बस इतना याद रखना, पहला P पे होता है, अब जो tRNA आएंगे A पर जुड़ेंगे। यहां पे बच्चों ये tRNA है,
इस टीआरएनए के पास ये अमाइनो एसिड नंबर 2 है। अब ये अमाइनो एसिड 2 यहां पर आकर बाइंड करेंगे, टीआरएनए उसको लेके आएगा। यहां पर उसको लेकर आने का काम इलोंगेशन फैक्टर टीयू और टीएस करते हैं। तो इलोंगेशन फैक्टर टीयू टीएस की हेल्प ली जाती है और साथ ही साथ जीटीपी। ये बात तो हमेशा याद रखना, जब भी टीआरएनए बैठेगा जीटीपी तो लगेगा ही लगेगा। आपसे पूछा जाए जीटीपी कब खर्च होता है? टीआरएनए को बिठाते टाइम। तो टीआरएनए को यहां बिठाते टाइम, राइबोसोम के साथ बाइंड करते टाइम जीटीपी खर्च होता है। अच्छा, जैसे ये अमाइनो एसिड आकर यहां पर ये बाइंड हो गया, मतलब ये पहला ये दूसरा, और याद रखना नया वाला कौन सी साइड पे आके बाइंड हुआ? ए पर। पहला वाला पी पे होता है, नया तो ए पर आएगा। बात समझ में? ये दोनों यहां पर आकर अब बाइंड हो चुके हैं। बाइंड होने के बाद अब इनको आपस में अटैच करेंगे। अमाइनो एसिड को अटैच करना है, कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। अब यहां पर वो कैसे होता है समझिएगा। इन दोनों को जब यहां पर आपस में अटैच करते हैं तो अटैच करने से पहले ये अमाइनो एसिड इस टीआरएनए के साथ अपने बॉन्ड को तोड़ता है, यहां से अपने बॉन्ड को तोड़ेगा। और बॉन्ड को इसलिए तोड़ा जाता है कि जो एनर्जी मिलेगी वही यहां पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में यूज कर लेंगे। तो यहां पर ये यहां से बॉन्ड टूटता है और ये इस साइड से होता हुआ बाहर निकलेगा, मतलब ये टीआरएनए बाहर निकला और उसी एनर्जी से यहां पर ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती है, मतलब जैसे ये यहां पर बाहर निकलता है, जैसे टीआरएनए एग्जिट होता है, जो एनर्जी रिलीज हुई उसी से यहां पर ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, ये प्रोसेस लगभग साइमल्टेनियसली हो गई। ये बॉन्ड टूटा, उसी टाइम पेप्टाइड बना, साथ साथ प्रोसेस होती है। अच्छा, जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बना तो इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने में यहां पर हेल्प करता है एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। नाम से समझ में आ रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है तो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम कोई और नहीं 23S आरएनए ही है। अब याद रखिए, आरएनए यहां एंजाइम का काम कर रहा है, आरएनए एंजाइम का फंक्शन कर रहा है, क्या कहेंगे? राइबोजाइम। ये 70S है तो 23 एंजाइम का काम करेगा, और 80S होता तो 28S आरआरएनए वो एंजाइम का काम करता है। किसके केस में? 80S के केस में। तो 70S में 23 और 80S में 28S आरआरएनए एंजाइम का काम करता है। याद रखिएगा, दोनों अमाइनो एसिड 1 और 2 कौन से बॉन्ड से जुड़ गए? पेप्टाइड बॉन्ड से। और जो पहला वाला टीआरएनए था वो यहां ई साइड से होता हुआ बाहर निकल जाता है। बात समझ में आई? तो यहां पर इनके बीच में ये बॉन्ड, यहां से बॉन्ड टूटता है और टीआरएनए यहां से बाहर निकल जाता है। अब मुझे बताओ, जब ये दोनों अमाइनो एसिड आपस में जुड़ गए, कौन सी साइड खाली दिखाई दे रही है? बहुत ध्यान सुनना, कौन सी खाली है? पी साइड आपको खाली दिखाई दे रही है। इसी डायग्राम को यहां पर फिर से ये बना दिया, यहां पर ये पी साइड खाली हो जाती है, वही सेम ही डायग्राम है। अब ये जो पी साइड खाली होती है, इसी टाइम एक काम और होता है, ये जो राइबोसोम है इसे यहां पर आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं, मतलब राइबोसोम को एक कोडन आगे की तरफ धक्का मारते हैं। आप बस इतना ध्यान रखो कि इस राइबोसोम के पीछे बैठ जाओ और पीछे बैठ के इसको एक कोडन आगे खसकाओ, मतलब एक कोडन आगे धक्का मार दो, मतलब इसको यहां से उठा के जी से उठा के इसको यू पे लाओ, एक कोडन आगे लाओ। इसको आगे मूव कराने की इस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसलोकेशन। इसको आगे मूव करना प्रोसेस का नाम ट्रांसलोकेशन, क्योंकि अपनी लोकेशन को चेंज करता है, ट्रांसफर करता है, इसलिए ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ये ट्रांसलोकेशन में फैक्टर काम आता है इलोंगेशन फैक्टर जी, और जब इसको मूव कराएंगे तो एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमें किससे मिलेगी? जीटीपी से। यानी जीटीपी, एक अमाइनो एसिड को यहां बिठाते टाइम दो जगह जीटीपी खर्च होता है, एक तो उसको बिठाते टाइम और साथ ही साथ इसको एक कोडन आगे खसकाते टाइम। आगे मूव करते टाइम भी एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी किससे मिलेंगी? जीटीपी से। ये ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस है, बहुत ध्यान समझना। आपको क्या करना है? पीछे बैठ के एक कोडन आगे धक्का मारना है, एक कोडन इसको आगे खसकाना है। जब आगे खसकाएंगे तो ए वाला यू पे आएगा, डायग्राम में दिख रहा है, ए वाला यू पे आएगा, पी वाला जी पे आएगा, और जैसे ये बाहर जाएगा AUG बाहर हो जाएगा। ये बच्चों कुछ इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से कि यहां पर इसको जैसे कोडन आगे खसकाया, ए वाला यू पे पहुंचा, ए वाला यू पे पहुंचा, पी वाला जी पे पहुंचेगा, पी वाला जी पहुंचेगा, और जैसे इसको धक्का मारेंगे AUG बाहर हो जाएगा। तो यहां ये AUG बाहर हो गया। बात समझ में? तो यहां ये AUG बाहर हो जाता है। अब बताओ, यहां तो खाली था P, लेकिन इसको धक्का मारेंगे, अच्छा टीआरएनए अपनी जगह रहेगा, केवल राइबोसोम को धक्का मारना है, और जैसे इसको धक्का मारेंगे तो ए आगे खसक रहा है, और ए आगे खसकेगा तो आगे जाके ए खाली हो जाएगा। ध्यान से देखो, अभी कौन खाली है? P, लेकिन धक्का मारते ही ए खाली हो जाता है, और इस धक्का मारने की प्रोसेस का नाम ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन से ए खाली हो जाता है। अब आगे की प्रोसेस तो वही रिपीट होगी,
कैसे? कौन खाली है? ए। अब बताओ क्या करें, आप ही बताइए क्या करना चाहिए। अब यहां पर फिर से वही सेम प्रोसेस, नया टीआरएनए बिठाएंगे, मतलब ये वाला नया टीआरएनए आ गया। अब उस पे अमीनो एसिड नंबर कौन सा होगा? थर्ड। 1 2 अटैच हो गए, थर्ड नंबर वाला आएगा। अच्छा, इसको यहां बिठाने में इलोंगेशन फैक्टर टीयू काम आएगा, इलोंगेशन फैक्टर टीएस काम आएगा, और एक जीटीपी का खर्चा होगा। जब भी नया टीआरएनए आएगा जीटीपी खर्च होगा, जब भी अमीनो एसिड बिठाएंगे जीटीपी खर्च हुआ। अच्छा, ये यहां पर आकर ऐसे बैठ गया, कौन सी साइड पे बैठा? ए पर। आगे के अब जितने भी आ रहे हैं सब ए पर ही आ रहे हैं, बस इतना याद रखना, पहला वाला पी पर आता है, जो पहला वाला था वो पी पे आता है, आगे के हमेशा अब ए साइड पर आते जाते हैं। अच्छा, इसी डायग्राम को हम यहां पर इस तरह से बना देते हैं, मतलब ये वाला ए पर आकर बाइंड हो गया। अब आप देखिए, इन दोनों अमीनो एसिड को आपस में जोड़ना है, तो पहले ये टीआरएनए इस अमीनो एसिड के साथ अपने इस बॉन्ड को तोड़ेगा, और बॉन्ड को तोड़ने से जो एनर्जी मिलेगी कहां काम आएगी? पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में। मतलब यहां से ये बॉन्ड टूटा, इस साइड से बाहर निकलेगा, जो एनर्जी रिलीज हुई उसी टाइम यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। ये काम साथ साथ होता है, टीआरएनए बाहर भी निकलेगा और उसी टाइम पेप्टाइड बॉन्ड भी बनेगा। अब बताओ कितने अमीनो एसिड अटैच हो गए? 3। अब बताइए कौन सी प्रोसेस की जाए? जैसे अमीनो एसिड अटैच हुए, अब इसको धक्का मारेंगे। धक्का मारने की प्रोसेस का नाम ट्रांसलोकेशन। तो यहां पर फिर से वही ट्रांसलोकेशन होगा, जिसमें फिर एक जीटीपी खर्च होगा। इसको धक्का मारेंगे तो ए आगे खसकेगा, तो जो अगला कोडोन होगा वो अब ए पे आ जाएगा। इसको धक्का मारते ही आप देखेंगे ए खाली हो गया। अब फिर आप प्रोसेस बताओ क्या होगी? सबको आना चाहिए। अब मैं बार बार यही प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं, बताइए कौन खाली है? ए खाली होते ही नया वाला जो होगा वो ए पर आकर बाइंड करेगा, ये पे आकर बाइंड करेगा। अब जैसे इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाना है, तो पहले ये वाला टीआरएनए यहां से बाहर निकलेगा। जैसे यहां से बाहर निकलेगा, एनर्जी से ये पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और पेप्टाइड बॉन्ड बनते ही अभी आपको पी खाली दिख रही है। अब इसको एक कोडोन आगे की तरफ खसकाएंगे, और जैसे ही एक कोडोन आगे खसकेगा फिर ए खाली हो जाएगा। मतलब नया वाला हमेशा ए पर आता जाएगा। और आप देख रहे हैं अमीनो एसिड 1 2 3 4 ऐसे यहां पर अटैच होते जा रहे हैं, और जीटीपी 2 जगह लग रहे। एक तो इसको बिठाते टाइम लगता है, और एक इसको धक्का मारते टाइम भी जीटीपी लगता है। यानी एक अमीनो एसिड में 2 जीटीपी का खर्च होता है, एक उसको बिठाते टाइम और एक इसको धक्का मारते टाइम यहां पर जीटीपी का खर्चा होता है। अच्छा, ऐसे ये प्रोसेस चलती जा रही है, अमीनो एसिड जुड़ते जा रहे हैं, तो ये प्रोसेस कहलाएगी इलोंगेशन। यही प्रोसेस अब कंटिन्यू चलती रहेगी। आप बताइए ये इलोंगेशन की प्रोसेस कब तक चलाएं? कब तक ये इलोंगेशन होता रहेगा? ये इलोंगेशन तब तक होता रहेगा जब तक कि स्टॉप कोडोन ना आए। मतलब ये चलता जाएगा, आगे जाके जहां पर स्टॉप कोडोन आएगा वहां पर आकर चेन को बनने को रोकेंगे। तो अभी तक की जो प्रोसेस चल रही थी ये सब इलोंगेशन थी। अब यहां पर लास्ट पार्ट आता है और वो कहलाता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में यहां पर कुछ रिलीजिंग फैक्टर काम आते हैं। टर्मिनेशन फैक्टर नहीं बोलते उनको, क्या कहते हैं? रिलीजिंग फैक्टर। ये रिलीजिंग फैक्टर प्रोकैरियोट्स में वही 3 है। कौन कौन से? RF1, RF2, RF3, ऐसे 3 होते हैं। जबकि यूकैरियोट्स की बात करें तो एक ही फैक्टर होता है जिसको हम ERF कहते हैं। ई मतलब यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर। तो इसमें यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर एक ही होता है। अब ये प्रोसेस कैसे होती है समझेंगे। यहां पर बच्चों ये अमीनो एसिड 1 2 3 4 ऐसे जुड़ते जा रहे थे। जैसे ये आगे बढ़ा, जैसे इसको आगे धक्का मारा, आगे धक्का मारते ए पर यहां पर एक स्पेशल कोडोन आया। बताओ कौन सा है? UAA। कौन सा है ये? UAA ये कहलाता है स्टॉप कोडोन। कौन सी साइड पे आ गया? ए साइड, क्योंकि आगे हमेशा ए जाएगी, तो ए साइड पर स्टॉप कोडोन आ गया। स्टॉप कोडोन मैंने आपको बताया थे 3 है, UAA, UAG, UGA। तीनों में से कोई भी स्टॉप कोडोन आ सकता है। अब आप देखो, जैसे यहां स्टॉप कोडोन आया, यहां अगला अमीनो एसिड नहीं आएगा। स्टॉप कोडोन आ गया तो अगला अमीनो एसिड नहीं आएगा, क्योंकि स्टॉप कोडोन का कोई भी अमीनो एसिड नहीं होता। ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, नॉनसेंस होते। अब जब यहां पर अगला अमीनो एसिड ही नहीं आ रहा है तो अगला पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा, तो चेन बनना बंद हो जाएगी। तो ए पर स्टॉप कोडोन आते चेन बनना बंद हो जाती है, मतलब टर्मिनेशन हो जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, ये जितनी भी पॉलीपेप्टाइड चेन आपको दिखाई दे रही है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन, ये अभी भी इस टीआरएनए के साथ जुड़ी हुई है। मतलब इस लास्ट वाले इस टीआरएनए के साथ अभी भी जुड़ी हुई है। तो हमें इस चेन को अब यहां से अलग करना है, रिलीज करना है। चेन को रिलीज करना है, तो रिलीज करने में अब फैक्टर लगते हैं, रिलीजिंग फैक्टर। यहां पर ये रिलीजिंग फैक्टर जैसे आए RF1, RF2, इस तरह के रिलीजिंग फैक्टर आए।
साथ ही साथ यहां पर हेल्प करने आता है जीटीपी। जीटीपी का तो खर्चा होगा ही। अच्छा, लास्ट में एक जीटीपी, यहां पर टोटल जीटीपी कितना लगेगा? एक। टर्मिनेशन में यहां पर लास्ट में एक जीटीपी लगता है। अब वो जीटीपी क्या करता है, यहां वाले इस बॉन्ड को तोड़वाता है और बाहर निकलेगा और ये पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो जाती है। तो इस पॉलीपेप्टाइड चेन को यहां से रिलीज करने में ये रिलीजिंग फैक्टर काम आते हैं। रिलीजिंग फैक्टर 1, 2 दोनों में से कोई भी काम आ सकता है। 3 यहां पर इनको एक्टिवेट करने में यूज होता है। तो रिलीजिंग फैक्टर 1, 2 में से कोई भी आएगा और 3 यहां पर इन दोनों को एक्टिवेट करने का काम करता है। तो ये रिलीजिंग फैक्टर की हेल्प से फाइनली इस चेन को रिलीज करते हैं। उसके बाद ये एमआरएनए, स्मॉलर यूनिट, लार्जर यूनिट सब अलग अलग हो जाते हैं, पूरा कॉम्प्लेक्स बिखर जाता है। मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स बिखर जाएगा और यहां पर ये प्रोटीन तैयार हो जाएगा। हमने यही सीखा है, आरएनए से क्या बना दिया? प्रोटीन बना दिया। प्रोटीन बनाते टाइम कैसे प्रोसेस हुई, कुछ समझ में आया बच्चों? एक आउटलाइन देता हूं, सबको अच्छे से आना चाहिए, इसी में हम समझेंगे, ध्यान से बताना। सबसे पहले इनिशिएशन का जो कॉम्प्लेक्स होता है, एमआरएनए पर राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट जुड़ेगी, फिर टीआरएनए आकर जुड़ता है, फिर उसके बाद लार्जर सब यूनिट आकर जुड़ती है। लेकिन ऐसे जोड़ेंगे कि पहला वाला टीआरएनए हमेशा पी साइड पर हो, ए खाली हो। मतलब इनिशिएशन में पहला वाला हमेशा कहां लगा रहता है? पी साइड पर। फिर उसके बाद नया वाला ए पर आकर जुड़ेगा, ए पर आकर ये जुड़ गया, फिर इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ई साइड से ये एग्जिट होगा, पी खाली। फिर इसको धक्का मारेंगे और यही प्रोसेस चलती जाएगी। ये प्रोसेस कब तक चलती जाएगी? जब तक कि स्टॉप कोडन ना आ जाए, और स्टॉप कोडन आते ही चेन बनना यहां पर बंद हो जाती है। तो ओवरऑल प्रोसेस क्या होती है? क्लियर हुआ बच्चों? तो 3 स्टेप है। इनिशिएशन में सबका कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इलोंगेशन में चेन लंबी बनती जाती है और टर्मिनेशन में चेन बनना बंद हो जाती है। तो इस तरह से फाइनली प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। क्लियर? यहां पर इस तरह से ये प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अब यहां पर जो प्रोसेस हमने समझी है, इसमें कहां पर कितने फैक्टर्स लगे उनको समराइज करते हैं। फैक्टर प्रोकैरियोट में कितने हैं, यूकैरियोट में कितने हैं, इन फैक्टर को हम समराइज करें। इनिशिएशन फैक्टर प्रोकैरियोट्स में आप देखिए 3 थे और यूकैरियोट्स में इनिशिएशन फैक्टर 10 थे। अच्छा, इलोंगेशन फैक्टर की जब बात करें तो इलोंगेशन फैक्टर प्रोकैरियोट में 3 है, यूकैरियोट में 2 ही होते हैं। रिलीजिंग फैक्टर प्रोकैरियोट में फिर से 3 थे और यहां 1 है। यानी एक बात बस इतनी सी याद रखना है कि प्रोकैरियोट में हर जगह 3 फैक्टर लगते हैं, हर जगह 3 फैक्टर है, जबकि यूकैरियोट में 10, 2, 1 है। तो कहां कितने फैक्टर है, ये फैक्टर भी आप ध्यान रखिए। प्रोकैरियोट में हर जगह 3 है, जबकि यूकैरियोट में इनिशिएशन में 10, इलोंगेशन में 2 और रिलीज करते टाइम लास्ट में एक फैक्टर और लगता है। अरे बात समझ में? कहां कितने एटीपी और जीटीपी खर्च हुए उनकी कैलकुलेशन भी समझ लेते हैं। यहां पर इस बात को बहुत ध्यान से आप समझिएगा। आपको समझाने के लिए एमआरएनए यहां पर ड्रॉ कर रखा है, जिस पर यहां पर इस तरह से कोडॉन्स वगैरह होंगे। अब आप बताइए, पहला अमाइनो एसिड जब जोड़ा था, पहला अमाइनो एसिड को सबसे पहले एक्टिवेट करते, तो एक्टिवेट करने में एटीपी तो हर जगह खर्च होता है। हर अमाइनो एसिड में एक एटीपी खर्च होता है। मैं आपसे पूछूंगा जीटीपी कितने, तो जीटीपी यहां पर 2 होंगे। लेकिन पहले वाले अमाइनो एसिड की बात करें तो इसमें एक एटीपी तो खर्च होगा, जीटीपी इसमें एक ही यूज होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में इनिशिएशन के टाइम पर ट्रांसलोकेशन नहीं होता, उसको धक्का नहीं मारते, और धक्का नहीं मारते तो एक ही जीटीपी लगा, बस उसको बिठाते टाइम। तो हमेशा याद रखना, अमाइनो एसिड स्टार्टिंग वाले में, फर्स्ट वाले में एक एटीपी और एक जीटीपी लगता है। अमाइनो एसिड नंबर 2 की बात करें तो इसमें एक एटीपी तो लगेगा ही, क्योंकि एक्टिवेशन हुआ था पहले। अच्छा, जीटीपी कितने लगे? 2। अमाइनो एसिड 3 में भी सेम, एक एटीपी 2 जीटीपी। अमाइनो एसिड 4 में एक एटीपी 2 जीटीपी। तो एक बात हमेशा रखना, हर अमाइनो एसिड में एक एटीपी और 2 जीटीपी का खर्चा होता है, लेकिन पहले वाले में एक ही जीटीपी लगता है, क्योंकि वहां ट्रांसलोकेशन नहीं होता। लेकिन हमने क्या सीखा, जब इस पूरी चेन को लास्ट में जाकर रिलीज किया जाता है, तो रिलीज करते टाइम भी तो एक जीटीपी लगा था, लास्ट में इसको रिलीज करते टाइम भी तो एक जीटीपी लगा था, या पूरी चेन को रिलीज करते टाइम एक जीटीपी लगा। तो पहले वाले के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो लगा एक है, लेकिन लास्ट वाला एक और जोड़ लो तो टोटल 2 हो जाएंगे। यानी हर अमाइनो एसिड में 2 जीटीपी लगते जाएंगे, पहले में एक लगते हैं, लेकिन एक लास्ट वाला और जोड़ लो तो इसमें भी 2 हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में एक अमाइनो एसिड को ऐड करने में, टू ऐड 1 अमाइनो एसिड, 1 एटीपी और 2 जीटीपी रिक्वायर्ड होते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, टू ऐड 25 अमाइनो एसिड, कितने एटीपी और कितने जीटीपी खर्च होंगे, बता सकते हैं? 25 अमाइनो एसिड को ऐड करना है तो यहां पर एटीपी तो लगेंगे 25 और जीटीपी, हाँ डबल कर दो, यानी 50 जीटीपी रिक्वायर्ड होंगे।
बात समझ में? तो 25 एटीपी और 50 जीटीपी लगेंगे। बस इतना याद रखो, जितने अमाइनो एसिड है उतने एटीपी और जीटीपी उसके डबल कर दो। अब बच्चों के दिमाग में आता है कि पहले वाले में तो एक ही लगा था, फिर डबल क्यों किया? अरे लास्ट में क्लीज करते टाइम भी तो लगा है, तो यहां पर इसके रिस्पेक्ट में भी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाते हैं। जो बात यहां सिखाई क्लियर हुई? एक पॉइंट और यहां आता है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। ट्रांसलेशन के बाद का जो मॉडिफिकेशन होता है उसी को कहा जाता है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन आफ्टर ट्रांसलेशन इज कॉल्ड पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। मतलब मॉडिफिकेशन आफ्टर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के बाद अगर प्रोटीन को मॉडिफाइड करें तो उसी को पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन करते हैं। बात आती है इस मॉडिफिकेशन में करते क्या है। इस मॉडिफिकेशन के अंदर फर्स्ट अमाइनो एसिड को रिमूव करते हैं। समटाइम, ऐसा हमेशा नहीं होगा, समटाइम किया जाता है ऐसा। समटाइम फर्स्ट अमाइनो एसिड कौन सा था? मिथ्योनिन, उसको हटा देते हैं और उसके बाद वहां पर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को लगा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर, ग्लाइको, इनको अटैच किया जाता है। अच्छा, इनको अटैच करने की इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ये ग्लाइकोसाइलेशन होता है जिससे अल्टीमेटली ग्लाइको प्रोटीन बनते हैं। इस तरह की प्रोसेस ईआर में स्टार्ट होती है और गोल्जी बॉडी में जाके प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। इसको बच्चों आप ऐसे समझो, ध्यान से सुनना आप सभी। ये बच्चों आपके सामने प्रोटीन है, यहां पर ये जो ड्रॉ किया हुआ है ये प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन चुकी है जिसमें कई अमाइनो एसिड, मिथ्योनिन, ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरिन, वैलिन, हिस्टिडीन, लाइसिन, इस तरह से ये अमाइनो एसिड की चेन बन चुकी है। अब चेन बनने के बाद जैसे ये राइबोसोम से रिलीज होती है, रिलीजिंग फैक्टर इसको रिलीज करते हैं। रिलीज करने के बाद अब इस प्रोटीन को मॉडिफाइड करते हैं। ट्रांसलेशन के बाद इसको मॉडिफाइड करते हैं, तो इसलिए नाम दिखा गया पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। अब इस मॉडिफिकेशन में क्या करेंगे? जो पहला वाला अमीनो एसिड है इसको हटा देंगे। फर्स्ट अमीनो एसिड जो यहां था, फर्स्ट वाला था, उसको हटा देंगे। अच्छा, उसको हटा के यहां पर कई बार शुगर मॉलिक्यूल को लगा देंगे। ऐसे ये शुगर 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 को अटैच कर देते हैं, तो शुगर की एक छोटी चेन बना देते हैं। अच्छा, यहां पर फर्स्ट को हटा के ऐसे शुगर को लगा दिया जाता है। शुगर के लिए बायोलॉजी वर्ड आता है ग्लाइको, तो ये तो हो गया ग्लाइको और ये इतना था प्रोटीन। पूरा नाम बोलो, यहां से लेके यहां तक का अगर हम पूरा होल नेम निकाले तो ग्लाइको प्लस प्रोटीन, तो ये बन गया ग्लाइकोप्रोटीन। अच्छा, इस ग्लाइकोप्रोटीन को बनने की प्रोसेस का नाम क्या कहलाता है बच्चों? ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन मतलब ग्लाइको मतलब शुगर का प्रोटीन के साथ बाइंड होना, इसी को ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। बात आती है ग्लाइकोसाइलेशन से फाइनली किसका फॉर्मेशन हुआ? तो ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। ग्लाइकोसाइलेशन से ग्लाइकोप्रोटीन बने और ये ग्लाइकोप्रोटीन बनने के प्रोसेस स्टार्ट ईआर में होती है। ये ईआर में स्टार्ट होती है। सेल के अंदर इस तरह के शुगर मॉलिक्यूल लगाने का काम ईआर करती है, लेकिन ये प्रोसेस कंप्लीट होती है गोल्जी बॉडी में। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, ग्लाइकोप्रोटीन कहां बनते हैं? तो ये बनने की शुरुआत ईआर में होती है, लेकिन फाइनली कंप्लीट होता है गोल्जी बॉडी में। सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन आ जाए, ग्लाइकोप्रोटीन कहां बना? ईआर भी है, गोल्जी बॉडी भी है। एक को टिक करना हो तो मेन गोल्जी बॉडी, क्योंकि ये प्रोसेस मेनली गोल्जी बॉडी में ही चलती है। तो ग्लाइकोप्रोटीन का बनना मेन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर देंगे? गोल्जी बॉडी के अंदर ये काम किया जाता है। क्लियर? और इस प्रोसेस को कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। प्रोटीन बनने के बाद का मॉडिफिकेशन, जिसमें हम पहले मॉलिक्यूल को हटाते हैं, पहले अमीनो एसिड को हटाते हैं, शुगर को जोड़ते हैं, यही पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कहलाता है। क्लियर? प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में हम समझ रहे थे। इसी में बच्चों एक पॉइंट आता है पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम, इसे ही पॉलीसोम या अर्गोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। ये पॉलीराइबोसोम क्या होता है इसको हम समझते हैं। पहले ये ध्यान रखना, पॉलीराइबोसोम कंडीशन ये प्रोकैरियोट्स के लिए अप्लाई होती है। ये देखी गई है मेनली प्रोकैरियोट्स के अंदर। आपको समझाने के लिए बच्चों यहाँ पर ये एक एमआरएनए ड्रॉ किया है। एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनाने के लिए यहाँ पर इसके साथ ये राइबोसोम को जोड़ा जाता है और यही राइबोसोम फिर प्रोटीन बनाता जाता है। तो एमआरएनए से ऐसे प्रोटीन बन रहा होता है, ये राइबोसोम प्रोटीन बना रहे होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर स्पेशली हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चों? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के इस एक एमआरएनए पर ही यहाँ पर कई सारे राइबोसोम जुड़े होते हैं। मतलब यहाँ पर ये एक राइबोसोम और जुड़ा होता है, ये जैसे आगे जाता है पीछे से राइबोसोम जुड़ जाता है, ये प्रोटीन बना रहा होता है। इसी तरह से यहाँ पर ये राइबोसोम जुड़ा है, ये राइबोसोम जुड़ा है, ये राइबोसोम जुड़ा है। तो आप देखिए एमआरएनए कितना है, ध्यान से बताओ। एमआरएनए तो एक ही है, अरे एक ही तो एमआरएनए, और इस एक एमआरएनए के ऊपर कई सारे राइबोसोम जुड़े। एक एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम जुड़े, और जब एमआरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम जुड़े हो तो इसी पूरी कंडीशन को कहा जाता है पॉलीराइबोसोम, जिसका एक नाम और है पॉलीसोम
एक नाम और है अर्गोसोम। तो पॉलीराइबोसोम कहो, अर्गोसोम कहो या पोलिसोम कहो, बात एक ही होती है। क्लियर। और ये कंडीशन मेनली प्रोकैरियोट्स में होती है, मेन प्रोकैरियोट्स में होती है। पॉलीराइबोसोम में याद रखना एमआरएनए एक होता है, लेकिन राइबोसोम यहां पर मेनी मतलब बहुत सारे होते हैं, तो कई सारे राइबोसोम यहां जुड़े होते हैं। क्लियर। इस पॉइंट को लेकर नीट में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि पॉलीराइबोसोम क्या है, तो क्या बताओगे? मेनी राइबोसोम का एक एमआरएनए से जुड़ना, बहुत सारे राइबोसोम का एक एमआरएनए से जुड़ना, इसी कंडीशन को कहा जाता है पॉलीराइबोसोम, जिसका दूसरा नाम पॉलीसोम या एक नाम और अर्गोसोम भी आप कह सकते हैं। क्लियर। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें कि पॉलीराइबोसोम क्या होता है। क्लियर।